Hey everyone, so here we are back with another video, and our today's topic will be socialism in Europe and Russian Revolution. And this is one of the most awaited chapters from our history section. मतलब ये बहुत अच्छी स्टोरीज है. फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हुआ, या फिर आगे हम नाजिज्म वाला हिटलर वाला जो चैप्टर पढ़ने वाले, काफ़ी अच्छी स्टोरीज हैं इनकी. मतलब दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू स्टडी ऑफ पास्ट फ्रॉम, है ना. हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट बेसिकली. पर ये कुछ अच्छा वर्ल्ड वाइड हमें ग्लोबली घूम करके आने का मौका देगा. ठीक है, तो अभी हम यूरोप चलते हैं, और यूरोप चलने से पहले हम लोग एक आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रपोज करते हैं कि ये क्या है, क्या समझाना चाहती है. तो जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं, हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में देख चुके थे कि सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी होती है ना. और ये आइडियोलॉजी क्या स्पेसिफाई करती थी? इक्वालिटी अमंग ऑल द इकोनॉमिकल क्लासेस. दिस वांटेड टू स्टेट दैट इकोनॉमिकल इक्वालिटी होनी चाहिए सभी इकोनॉमिकल क्लास में. मतलब अगर एक सोसाइटी है तो उसमें कोई भी रिच या पुअर नहीं होना चाहिए. अगर कोई रिच भी है पुअर भी है तो सबके पास फिर भी सेम, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक रिच पर्सन है और एक पुअर पर्सन है, तो रिच के पास भी उतने ही रिसोर्सेज होने चाहिए, उतने ही उसके पास मनी होना चाहिए, उतना ही उसके पास लैंड होना चाहिए जितना एक किसके पास हो सकता है, पुअर पीपल के पास. मतलब हर एक मैनर में इक्वालिटी हुआ. तो सोशलिज्म एक काइंड ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ पर सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल में आती है. मतलब आपको तो केवल क्या करना है, गवर्नमेंट को काम करके देना है. ठीक है, आपके एजुकेशन, आपका मेडिकल, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, फास्टिंग, रेंटिंग, फूडिंग, जो भी कुछ भी होगा, ठीक है, ये सारा एक्सपेंस आपका कौन खर्चा उठाने वाली है? गवर्नमेंट. ठीक है, ये सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी थी कि एवरीथिंग विल बी प्रपोज बाय द गवर्नमेंट, एंड इट विल, गवर्नमेंट जो है वो रिसोर्सेज को सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है. ओके, तो अभी आइडियोलॉजी यूरोप में कैसे आती है, पहले इसको हम और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि सोशलिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया था. ठीक है, ये एक ऐसी आइडियोलॉजी थी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई थी और फिर बाद में पूरे यूरोप के अंदर स्प्रेड हुई थी. ठीक है, ये अब देखो अपने यहाँ पे नेशनलिज्म आता है, हम लोग भी आज़ाद होते हैं, तो हमें भी कुछ सुपर हीरोज़ चाहिए, है ना. और हमारे यहाँ पे सुपर हीरोज़ कौन थे? महात्मा गांधी हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए, पंडित नेहरू हुए. ठीक है, तो अब यही सोशलिज्म वाली फीलिंग वहाँ पर भी स्प्रेड करने के लिए पूरे यूरोप में, पूरे उसको फ्रांस से उठा करके यूरोप में, पूरे यूरोप में स्प्रेड करवानी है. तो यहाँ पर भी सुपर हीरोज़ होते हैं, और यहाँ पर सुपर हीरोज़ कौन थे? मार्क्स एंड लेनिन. ठीक है, मार्क्स और लेनिन ऐसे दो आइडियोलॉजिकल थिंकर्स थे जिन्होंने सोचा अबाउट सोशलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, और उन्होंने इस आइडियोलॉजी को और स्प्रेड किया. ठीक है, दिस इज एन इंटरमीडिएट थ्योरी. दिस वाज आइडियोलॉजी वाज अ थ्योरी प्रपोज बाय मार्क्स एंड लेनिन. लेनिन और मार्क्स की थ्योरी थी. इवन मार्क्स और लेनिन के बारे में आपने अपनी इंडियन पॉलिटिकल के में भी कभी ना कभी सुना होगा. नहीं भी सुना होगा देन गो मेक अ रिसर्च एंड आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो. वही आपको बता देंगे कि मार्क्सिस्ट वाली जो कौन सी मार्क्सवादी पार्टी कौन सी है हमारे इंडिया में. ठीक है, इसी आइडियोलॉजी से बेस्ड होती हुई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थ्योरी जो थी उसको हम इंडिया में मार्क्सवादी पार्टी के नाम से भी जानते हैं. तो वो उसके बारे में थोड़ा सा खुद भी ढूंढ करके पता करना. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मार्क्स एंड लेनिनिस्ट की इनकी जो थ्योरी थी वो कैपिटलिस्ट और कम्युनलिज्म से थोड़ी सी अलग थी. ठीक है, उनको थोड़ा सा, अब सी कैपिटलिस्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि कैपिटलिस्ट के अंदर क्या होता है? मार्केट कंट्रोल होता है. ठीक है, जैसे अपने क्लास की सिचुएशन हमने देखी थी कि अगर एक क्लास में एक अच्छा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो वो क्या करेगा? अपनी पोजीशन होल्ड कर लेगा. अब बहुत सारी कंपनीज है पर जो अच्छे से परफॉर्म कर पा रही है वो क्या करेगी? मार्केट को कंट्रोल कर लेगी. दैट इज़ कैपिटलिस्ट. पर सोशलिज्म इससे बिल्कुल अलग था. ठीक है, सोशलिज्म क्या चाहता था? वेलफेयर एंड एज वेल एज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली ओन एंड completely क्लासलेस सोसाइटी हैज़ नॉट येट बीन अचीव्ड. ठीक है, मतलब एक बहुत बेसिक से अगर मैं इसको और भी समझाने की कोशिश करूँ तो ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ सारे जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, दीज आर ओन्ड कलेक्टिवली. इसका ओनर कौन होगा? गवर्नमेंट होगी. ठीक है, यहाँ पर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं होगा सोसाइटी का बिटवीन रिच, पुअर, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास. ऐसा कोई भी सोशल डिफ्रेंसिएशन वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, तो रशिया की जब मैं बात करती हूँ बेटा, पूरा फ्रांस से रिलेट करना है यहाँ पे भी. अब यहाँ पर भी क्या है ना, जार निकोलस सेकंड नाम के राजा थे. ठीक है, एंड नाउ ही वाज वेरी, लाइक बोलते ना कि ही वाज वेरी सप्रेसिव टू पीपल. वो उनको काफ़ी, मतलब लाइक बोलते ना कि काफ़ी लोगों को डराना धमकाना, उनसे टैक्सेस वगैरह लेना. ठीक है, इस तरह के वो राजा थे. तो अब लोग जो थे वो बिल्कुल उनको पसंद नहीं करने लगे थे, एंड दैट ब्रॉड, ठीक है, एंड दैट रोज पॉपुलर रेवोल्यूशंस अगेंस्ट हिम. ठीक है, तो पूरा मतलब लोग
इकट्ठे हुए, उन्होंने इनके अगेंस्ट रिवोल्यूशंस करना, रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया एंड फाइनली क्या हुआ कि फिर उसके बाद में इनको हटा दिया गया। तो ये पूरी स्टोरी हम लोग प्रॉपर्ली समझने वाले हैं। तो स्टोरी से आने से पहले, रशियन रेवोल्यूशन को पढ़ने से पहले आपको कुछ और आइडियोलॉजीज़ को भी बहुत अच्छे से समझना है ना। तो आइडियोलॉजीज़ कौन कौन सी समझनी है उनको देखते हैं हम लोग। तो जब बात रशियन रेवोल्यूशन की होती है, आपको रशिया के बारे में ऑलरेडी पता होना चाहिए कि इसका जोग्राफिकल लोकेशन क्या है। तो जोग्राफिकल लोकेशन रशिया का अगर हम देखते हैं तो वो यूरोप और एशिया में है ना। ठीक है, इसका अगर हम देखेंगे तो कुछ पार्ट यूरोप में है और कुछ पार्ट एशिया में है। सो हैविंग अ लिंक विथ यूरोप, यूरोप की जो आइडियोलॉजीज थी वो बहती बहती फ्लो होती होती कहाँ आ गई, रशिया में आ गई। तो अब क्या होता है मार्च 1917 के अंदर, ठीक है, अब ये जो ज़ार निकोलस होते हैं इनको क्या करते हैं कि इनकी मतलब आपको एक पूरी स्टोरीज में काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, मैं उसको अभी वो हम आगे ही लेंगे, मैं उस मतलब थोड़ा सा सस्पेंस बना करके रखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सच में मज़ा आएगा इसको पढ़ते हुए। पर इससे पहले हम थोड़ी सी आइडियोलॉजी समझ लेते हैं। अब क्या होता है कि लोगों के बीच में डिस्ट्रस्ट पहुंच गया ज़ार को लेकर के, राजा को लेकर के। तो डिस्ट्रस्ट पहुंचने के अब बिल्कुल भी लोगों को यकीन नहीं है इनके राजा पे। तो अब लोग क्या करते हैं, मार्च 1917 के अंदर, मतलब मार्च 1917 को राजा को पकड़ते हैं और उसको भगा देते हैं वहाँ से। ठीक है, मतलब कुल मिला के इसकी गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में नवंबर आते आते अब जो पूरी सोसाइटी है, जैसे हम लोगों ने फ्रेंच में पढ़ा था कि वहाँ फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट हुआ करता था, उसी तरीके से रशिया में 2 एस्टेट्स होते थे, फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट, इन विच फर्स्ट वॉज कंप्राइज ऑफ ऑल दी लाइक हम बोलते हैं ना कि क्लर्जिकल एंड नोबैलिटीज़ जो थे वो फर्स्ट एस्टेट को ओन करते थे, और जो कॉमन पीपल थे, ठीक है, लाइक टीचर्स, स्टूडेंट्स, लॉयर्स, ये लोग सारे सब किस में आया करते थे, कॉमन पीपल के अंदर, ओके, सेकेंड स्ट्रीट के अंदर। तो इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं कि क्या होता है कि वैसे 1917 के अंदर राजा को हटा दिया जाता है, तो अब सोसाइटी का नाम बदल गया। फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट कुछ नहीं था, राजा को हटा दिया, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट सब डिसॉल्व हो गया। अब सोसाइटी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है, बोल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स। अब ये क्यों होता है मैं वो समझाती हूँ आपको। देखो अब क्या होता है ना यहाँ पे कि हमने अभी 2 सुपर हीरोज़ देखे हैं, ठीक है। अगर आप भी कहीं मूवी देखने जाते हो तो बहुत से बच्चों को क्या पसंद आता है, हीरो पसंद आता है, पर कोई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको विलन भी पसंद आता है ना। उनको लगता है कि नहीं यार उसकी एक्टिंग भी अच्छी थी, या बहुत से बच्चों को हीरोइन पसंद आती है, एक्ट्रेसेस पसंद आती है, ठीक है। हमें मूवी में हर एक अलग अलग सीन पसंद आता है। अब रशिया बीइंग अ वेरी पॉपुलेटेड कंट्री, वहाँ पे 2 सुपर हीरोज़ हमारे सामने आए थे, एक था कार्ल मार्क्स और एक था लेनिन। स्टार्टिंग में तो बेटा ये लोग दोनों भी साथ में थे, पर धीरे धीरे क्या होता है कि इनके अंदर भी डिवीज़न आ जाता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो लेनिन की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। तो जो लोग लेनिन के साथ चले जाते हैं उनको हम लोग बोल्शेविक्स बोलते हैं, और जो रिमेनिंग जो होते हैं, ठीक है, जो लेनिन की आइडियोलॉजी को नहीं सपोर्ट करते हैं, मार्क्स के साथ चले जाते हैं, वो मेंशेविक्स होते हैं। सो ईजी टू रिमेंबर, बी फॉर लेनिन, यू हैव टू रिमेंबर, एंड एम फॉर एम के साथ मैं तो इसको याद किया करती थी व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड। तो मेंशेविक्स इज रिलेटेड टू कार्ल मार्क्स, ओके, मार्क्स के साथ मेंशेविक्स आपको याद रखना है। सो बेसिकली हमने क्या किया रशियन रेवोल्यूशन में, मतलब रेवोल्यूशन क्या है कि एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमें तोड़ करके, डिसॉल्व करके, हमें क्या करना है, पूरे रशिया में एक सोशल चेंज लाना है, ओके। तो अभी एज ऑफ सोशल चेंज कैसे आती है, सबसे अच्छा टॉपिक है, इसको भी समझने की कोशिश करना। तो अब क्या होता है रशियन रेवोल्यूशन के अंदर, कंक्लूजन देखना है हमें, पूरी रशियन रेवोल्यूशन की स्टोरी नहीं समझनी, हमें कंक्लूजन देखना है कि रशियन रेवोल्यूशन के वक्त हुआ क्या था, है ना। अब रशियन रेवोल्यूशन के वक्त हुआ क्या होता है कि मतलब वहाँ के लोगों में के बीच में क्या प्रॉब्लम्स हो गई थी कि उन्होंने, मतलब ठीक है, हमें एक ओवरऑल सम पता है कि लोगों को मतलब राजाओं को हटा करके डिक्टेटर लाया था, डिक्टेटर को हटा दिया था, फाइनली नेपोलियन वगैरह सारी स्टोरी हमें बहुत अच्छे से पता है, ओके। पर हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें क्या ध्यान देना है कि मेन फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था कि हम सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं, एक मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम रिस्टोर कर सकते हैं इक्वालिटी के साथ में, है ना, पावर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो एक बेसिक आइडिया मिल गया था आपको, आइडियोलॉजी पे फोकस करना है आपको, पूरी स्टोरी पे फोकस नहीं करना है। तो एज ऑफ सोशल चेंज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन को आपको क्या याद रखना है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज सक्सेसफुल, वो अपने राज्यों को हटा पाए थे। सो दैट गेव पीपल एन आइडिया कि अब हम सोसाइटी में चेंजेस ला सकते हैं,
ठीक है, उनको एक पॉसिबिलिटी दिखी, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या दिया आपको, एक पॉसिबिलिटी दी है कि हम सोसाइटी में बदलाव ला सकते हैं। जस्ट टू से कि अब आपके पास मतलब ऐसा होता है ना, हम लोग स्कूल में देखते हैं, ठीक है, मतलब 5 से 6 क्लासेस होती है, सेक्शंस होते हैं, तो उसमें से एक सेक्शन टीचर को है ना ऐसे बहुत कन्विंस करके स्पोर्ट्स के लिए चले जाते हैं। तो हमें भी लगता है ना कि यार ये देखो इनको भी स्पोर्ट्स पीरियड मिला है, तो हम भी टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं, हम भी स्पोर्ट्स पीरियड के लिए चलते हैं। तो ये क्या हुआ, हमें एक थिंकिंग मिली है ना, हमें उनको क्या मिला, एक पॉसिबिलिटी मिली कि अच्छा ऐसा हो सकता है। एंड दैट वेंट इन होल ऑफ द यूरोप कि कैसे एक फ्रांस में राजा को हटाया गया, और उस राजा को हटाने के बाद में, ठीक है, मतलब एक पूरा एक वहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन सकती है। ओके, तो ये एक पूरी आइडियोलॉजीज आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, समझना है कि पॉसिबिलिटी ऑफ चेंजेस लोगों के दिमाग में कैसे आया था, कि कैसे एक मोनार्कल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटा दिया गया था, डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आया। तो लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था कि हम भी हमारी सोसाइटीज़ में चेंजेस ला सकते हैं। ओके, तो देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। ओके, पर अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि चेंज भी करना है, चलो समझ आ गया, पर चेंज क्या करना है, किसे चेंज करना है ना, तो वही चीज़ हम लोग समझने वाले हैं। तो अब वो चीज़ क्या थी वो हम समझते हैं कि बेटा अब क्या था, लोगों के थिंकिंग के अकॉर्डिंग आप क्या करो, पीपल को क्लासीफाई कर लो। हम लोग बात कर रहे हैं सोशल चेंज की, तो कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे सोसाइटी में मतलब अचानक से फटाफट से चेंज आ जाए, कुछ ऐसे लोग थे जो चाहते थे सोसाइटी में कि धीरे धीरे चेंजेस आए, और कुछ तो लोग ऐसे भी थे कि जो सोसाइटी में चेंजेस ही नहीं चाहते थे। अब जो नोबैलिटीज़ और क्लर्जीज होगी उनको बोला जाएगा कि तुम तुम्हारी पावर छोड़ दो, तो वो क्यों छोड़ेंगे, वो तो यही बोलेंगे ना कि भाई हमें तो सोसाइटी में चेंजेस चाहिए ही नहीं, है ना। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड नाउ। अब हम लोगों ने क्या देखा है प्रॉपर्ली, सोशलिज्म क्या था, है ना। सोशलिज्म देखने के बाद में हम लोगों ने पूरा थोड़ा सा एक रशिया की स्टोरी समझ ली थी कि रशिया में किस तरह से राजा जो था उसको हटाने की कोशिश की जा रही थी। अब जो बहुत सारे ऐसा था, एक पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज लोगों को उम्मीद दिख रही थी, मतलब रशिया में नहीं हुआ था, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ठीक है, पूरा ऐसे आसपास के जितने भी बड़े बड़े नेशंस थे, इन सबको ऐसा लगा था कि अब देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज, वी कैन ऑल्सो चेंज अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ हम लोग, क्योंकि अब जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई थी वो और ज़्यादा थोड़ी सी बोलते हैं ना लिबरल बिहेव करती थी, लोगों के साथ इक्वालिटी दिया करती थी, उनको राइट्स दिया करती थी, ठीक है। सो पीपल वांटेड अ चेंज इन सोसाइटी। तो अब इस चेंज को ही लोगों ने अलग अलग मैनर में एक्सेप्ट किया था। किसी को बहुत क्विक चेंजेस चाहिए थे, किसी को मॉडरेट चेंजेस चाहिए थे, और किसी को बिल्कुल भी चेंजेस नहीं चाहिए थे। तो उस हिसाब से क्या किया है हमने, पीपल को डिवाइड कर दिया था अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग इनटू लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट क्यों होता है बेटा, क्योंकि यहाँ से ना डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट अप आ जाता है कि आप लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स वाली आइडियोलॉजीज़ को समझाओ, ठीक है। तो जब हम समझाते हैं हम इसको समझाएंगे कैसे, वो भी हमें समझना है। तो एक एक पॉइंट को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझते हुए चलना कि लिबरल्स जो पीपल थे, ठीक है, दे लुक्ड टू अ चेंज इन सोसाइटी। मतलब अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो लिबरल्स ऐसे लोग थे जो सोसाइटी में चेंजेस चाहते थे। ओके, दे वॉन्टेड चेंजेस इन द सोसाइटी, दे वॉन्टेड अ ग्रेजुअल चेंज इन द सोसाइटी, मतलब धीरे धीरे चेंजेस चाहते थे, ठीक है। दे वॉन्टेड अ नेशन, अब बदलाव ला करके एक ऐसा नेशन चाहते थे। सो दे वॉन्टेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन। वही चीज़ इक्वालिटी को इन लोगों ने प्रीच करी है यहाँ पर, कि एक ऐसी सोसाइटी चाहते थे जहाँ पे बदलाव हो। मोनार्की क्या कर रहा था, केवल एक ग्रुप ऑफ पीपल को फोकस कर रहा था, बाकी सबके साथ क्या कर रहा था, वो बुरा बिहेवियर कर रहा था। सो दे वॉन्टेड अ सोसाइटी जहाँ बदलाव हो, एक ऐसी न्यू सोसाइटी डेवलप हो जाए जहाँ सभी रिलीजन इक्वालिटी के साथ में रह सके। दे अपोज्ड द अनकंट्रोल पावर्स ऑफ डायनेस्टिक रूल। अब जैसे एक राजा है, राजा के बाद में उसका बेटा आ गया, फिर उसका बेटा आ गया, फिर उसका बेटा, लुइस 16 ऐसे नहीं आया था ना, उसके बाद में आपने देखा था कितनी सारी लुइस, मतलब पूरी बॉर्डन फैमिली चली जा रही थी। सो दे वॉन्टेड द एंड ऑफ दिस डायनेस्टिक रूल, मतलब इन मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स का रूल ख़त्म करना चाहते थे। दे वॉन्टेड सेफ्टी ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है। जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो रही थी उसके अगेंस्ट ये लोगों के राइट्स की डिमांड करते थे। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टोरियल पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। थोड़ा सा चीज़ आपको यहाँ पे क्या फोकस करना है कि अब ये पूरा इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मांग रहे हैं, मतलब ये डेमोक्रेसी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पर ये लोग एक्चुअली डेमोक्रेट्स नहीं थे। आपको ये चीज़ समझनी है यहाँ पे कि जो लिबरल्स थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, ठीक है। दे वांटेड एन इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स।
ओके। सो सब्जेक्टेड टू लॉस, मतलब अब ये डेमोक्रेट्स क्यों नहीं थे समझते हम लोग, ठीक है, पर इनको क्या चाहिए था, इनको एक इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहिए थी जो लॉज को फॉलो करे, ठीक है, और एक अच्छा खासा जुडिशरी सिस्टम वहाँ पर हो, मतलब पार्लियामेंट्री, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सारा स्ट्रक्चर ही डिफाइन करते थे। पर दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, पर जब राइट टू वोट आता था तब ये उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते थे। एंड दे सेड दैट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज ओनली लिमिटेड टू, सॉरी, राइट टू वोट वॉज ओनली लिमिटेड टू मेन विद प्रॉपर्टी, ओके, कि जिसके पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो गई केवल वही वोट देगा। सो देवर लाइक उनकी आइडियोलॉजीज डेमोक्रेट्स से मिलती जुलती थी, बस उनकी एक कमी थी उनके अंदर कि वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे, एंड दैट मेड देम अदर देन डेमोक्रेट्स। So liberals were the, sum up कर लो liberals का, liberals were the people who wanted change in the society. They wanted the demolition of all the monarchical form of powers. They wanted to create a nation which tolerated all the religions or equality among all these religions, and they wanted a well बोलते ना defined government which provided right to the citizens, a proper elected parliamentary form of government. The only thing you need to highlight here is that they were not supporting universal adult franchise. Completed with the 5 point, 5 नंबर के आंसर तुम्हें यहाँ पे याद हो गया. Coming next to radicals की जब मैं बात करती हूँ तो radicals wanted a nation in which government was based on majority of कंट्रीज पॉपुलेशन, ठीक है। रेडिकल एक ऐसी सोसाइटी थी, ठीक है, जो वो मतलब दे वांटेड मेजॉरिटी रूल, वही चीज़ हो गया डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस करवाते हैं हम लोग, ठीक है, इलेक्शंस में जिसे मेजॉरिटी सपोर्ट मिलता है वो रूल करता है, ठीक है। दे सपोर्टेड विमेन सफरेज मूवमेंट ऑल्सो, एंड दे इवन थॉट दे, मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इवन ऐसे इनिशिएशंस भी लेते जहाँ पे वो वुमेन की पावर्स को एनहांस कर सके, ओके। एंड राइट टू वोट उन्होंने वुमेन के लिए भी डिमांड किया था। दे अपोज द पावर्स ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, मतलब जिनके पास जो बहुत ज़्यादा एरिस्टोक्रेट्स होते हैं ना, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह होता है, उनको ये अपोज किया करते थे। एंड दे वर ऑलवेज अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब उन्हें पसंद ही नहीं था कि बड़े बड़े लोगों के पास प्रॉपर्टीज हो, लोगों से मजदूरी वगैरह करवाए। एंड द डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स इन द हैंड्स ऑफ, मतलब अगर मैं बेसिकली लिबरल्स और रेडिकल्स के बीच में डिफ्रेंसिएशन समझाऊँ या इसको कंपैरेटिवली पढ़ाऊँ आपको, तो लिबरल्स की जो आइडियोलॉजी थी दैट दे वांटेड चेंजेस इन द सोसाइटी accepted by the radicals. They wanted a nation with tolerance of the rights of the all religion. That is also accepted by the radicals. मतलब everything that was followed by liberals was also accepted by the radicals. The only thing, the difference that you will see here is that they wanted universal adult suffrage for everyone. जब हम लिबरल्स की बात करते थे तो लिबरल्स को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज केवल किसके लिए चाहिए था, मेन विद प्रॉपर्टी के लिए, जबकि रेडिकल्स ऐसे लोग थे जो ये प्रॉपर्टी वाली चीज़ तो मानते ही नहीं थे, इसको तो अपोज करते थे वो लोग, ठीक है। इनको लगता था कि हर कोई वोट दे सकता है, हर कोई इक्वल होगा। सो दे इन प्रॉपर मैनर रेडिकल्स वर द डेमोक्रेट्स, ओके। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि सोसाइटी में एक पर्सन है जिसके पास बहुत सारी पावर्स है, पावर सेंट्रलाइज्ड है, और ये इस चीज़ को कम्प्लीटली अपोज करते थे। एंड दैट इज़ व्हाट मेड देम टू आस्क फॉर अ रेडिकल चेंज, ठीक है। रेडिकल चेंज मतलब क्विक चेंज, मतलब इन लोगों ने सोसाइटी में चेंजेस एक्सेप्ट किए थे, बट दे वांटेड, ठीक है, आराम से धीरे धीरे चेंजेस होने चाहिए थे। बट रेडिकल्स कौन थे, जिन्हें सोसाइटी में बहुत क्विकली चेंजेस थे, क्योंकि उनको जो भी करंट सोसाइटी थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। अब बात हम करते हैं कंजर्वेटिव्स की, ठीक है, कि कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं। अब जब हम कंजर्वेटिव्स पे आते हैं बेटा, तो कंजर्वेटिव्स अपोज्ड रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स बिल्कुल रेडिकल्स और लिबरल्स के अगेंस्ट थे। कैसे? रेडिकल्स और लिबरल्स को क्या चाहिए था, सोसाइटी में चेंजेस चाहिए थे, पर कंजर्वेटिव्स ने कभी भी चेंजेस को पहले एक्सेप्ट किया ही नहीं था। अब खुद सोचो कि तुम राजा हो और तुमको बोला जाए कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम मतलब लोगों गाँव वालों के अंदर बांट दो, तो समवेरी विल फील ना कि नहीं यार मैं तो नहीं दे रहा अपनी प्रॉपर्टी। तो दैट वे कंजर्वेटिव्स की, इनको तो ये तो सारे कंजर्वेटिव्स तो वेरी रिच पीपल, ठीक है, जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, पावर था, तो ये क्यों अपनी पावर्स अब ये सब कुछ देंगे, है ना। सो दे वर अपोजिंग रेडिकल्स एंड लिबरल्स। सो आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ, जब इन्हें पता चल गया कि भाई ऐसे राजा के साथ तो ऐसा ऐसा बिहेवियर हुआ है कि उसको पकड़ लिया, फिर उसको फांसी दे दी, मतलब ऐसे ऐसे मार दिया, फिर उसकी वाइफ को मार दिया, ठीक है, तो इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिए सोसाइटी के चेंजेस को, बट ओनली इन फ्यू एक्सपेक्ट, मतलब इन्होंने सारे चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं किया था, इन्होंने कुछ कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट किया था, दैट ऑल्सो ओनली आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन,
ठीक है। इन द 18th सेंचुरी अगर मैं बात करती हूँ तो कंजर्वेटिव्स हैड जनरली अपोज द आइडिया ऑफ चेंज, मतलब 18th सेंचुरी के अंदर तो ये बिल्कुल भी नहीं मानते थे इस बात के लिए, पर जैसे धीरे धीरे जब इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा लेट 19th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, तब इनको भी समझ आ गया कि बेटा अब अपनी दाल नहीं बनने वाली है, अपनी अपनी दाल नहीं गलने वाली है, अब हमें सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंजेस को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना लोग हमें सीधे उठा करके फांसी पे वैसे भी डाल देंगे। ओके, सो व्हेन यू आर टॉकिंग, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि लिबरल्स वर डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेट्स, ठीक है। डेमोक्रेट्स जो थे वो बिलीव करते थे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे, विच लिबरल्स डिड नॉट। दोनों चीज़ें आपको समझ आती है कि लिबरल्स जो थे वो डेमोक्रेट्स नहीं थे, क्योंकि डेमोक्रेट्स बिलीव करते हैं राइट टू वोट पे, जबकि लिबरल्स बिल्कुल अपोज करते थे इस बात के लिए। दे ओनली वांटेड मेन विथ प्रॉपर्टी टू वोट, और वो पुअर और वुमेन को कभी भी वोटिंग राइट्स देना नहीं चाहते थे। तो बेसिक एक स्ट्रक्चर हम लोगों के सामने बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली क्लियर हो चुका है कि सोशलिज्म क्या होता है, एज ऑफ सोशल चेंज कैसे आता है, लोगों ने कैसे कैसे चेंजेस को एक्सेप्ट किया था और किस तरह के चेंजेस होने चाहिए, उसके बिहाफ पे हमने सोसाइटी को डिवाइड किया था रैडिकल्स, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव में। अब सोसाइटी में कुछ एक दो मैनर में चेंजेस और आए थे, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह होंगे, तो वो कुछ थियोरीज अभी भी बाकी है, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर मैनर में हमारी स्टोरी स्टार्ट करेंगे। So for today you have to learn about radicals, liberals and conservatives and what was the idea of socialism. Okay, so that's it for today. Thank you everyone.